प्रिय विद्यार्थीगण, मैं आपका मित्र दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में। प्रिय विद्यार्थीगण, हम लोग बारीकी से सारे सब्जेक्ट को पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्लास आपकी निरंतर चल रही है और भी अच्छी तरीके से निरंतर क्लास जो है तभी चल पाएगी जब तक जो है अभी कुछ एग्जाम्स हैं, है ना, उसमें थोड़ी सी हम लोग जो है ना बाधा चल रही है। स्मार्ट गुरुकुल की सारी टीमों की कठिनाई और परेशानी के दौर से आपको थोड़ी सी गुजरनी पड़ रही है। थोड़ा धैर्य रखेंगे, निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी चीज़ें आप लोगों के समक्ष देखने के लिए मिलेगी। आइए बिना देर के हम लोग चलते हैं। केमिस्ट्री हम लोगों ने प्रारंभ किया था। केमिस्ट्री में हम लोग पदार्थ एवं उसके वर्गीकरण के बारे में निरंतर रूप से पढ़ते आ रहे थे। 3 क्लास हो चुकी थी थ्योरेटिकल, और साथ में जो है जो ऑब्जेक्टिव वाइज क्लास होती है, जो आपके एग्जाम में पूछी गई प्रश्न होती है, अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और साथ में जो प्रश्न पूछी जा सकती है उन सारे प्रश्नों की सूची को इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोगों ने बारीकी से देख लिया है। और जो शेष चीज़ें मिलती जाती है हमको, हम नहीं चाहते किसी चैप्टर से आपकी कोई प्रश्न छूट जाए। जो आपके सिलेबस में है वो चीज़ें तो मैं आपको बताता हूँ ही, सिखाता ही हूँ और पढ़ाता ही हूँ। साथ में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो थोड़ा लेवल हाई करके आपके एग्जाम में 1-2 क्वेश्चंस आ जाती है और उसी चैप्टर्स की रहती है, तो उस पर भी हम लोग गहन चिंतन करते हैं और एग्जाम में किस प्रकार से ये आ सकती है, कितनी इंपॉर्टेंट है, उन सारी चीज़ों पर भी हम लोग बारीकी से बात करते हैं। आप लोग स्मार्ट गुरुकुल पे जिस प्रकार से भरोसा निरंतर रूप से बनाए रखे हैं, अंतिम क्षण तक आप लोग बनाए रखेंगे, निश्चित रूप से आप जो है सफल हो पाएंगे, एक गवर्नमेंट सीट पक्का कर पाएंगे और संतुष्ट होकर जाएंगे। आइए बिना देर किए हम लोग अब चलते हैं उस चैप्टर को। चूंकि हम लोगों ने समाप्त कर दिया था, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे भी दिख रही थी जो उस चैप्टर से रिलेट रखती थी और जो एग्जाम में आपकी पूछी गई थी, चाहे वो पैरामेडिकल वाले हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक वाले ही क्यों ना हो। आइए हम लोग चलते हैं पदार्थों की कुछ चीज़ों के बारे में, थोड़ी सी जानकारी जो शेष रह गई है उस पर गहन चिंतन करते हैं और उसके तुरंत बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर भी हम लोग क्या करेंगे, रुख करेंगे अपनी। आइएगा उस चैप्टर का नाम, चैप्टर जो हम लोगों ने देख रहा था, चैप्टर था पदार्थ एवं उसके वर्गीकरण। उसमें क्या चीज़ें बच गई थी कि ठोस, द्रव और गैस का जो है ना ताप में जो वो अपना बदलन करता है, बदलती है, और साथ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, उन चीज़ों को हम लोग आज देखेंगे। आइए बिना देर किए आज की इस क्लास को प्रारंभ करते हैं जी। तो आज की जो हम लोग टॉपिक रहने वाली है, प्रकरण रहने वाली है आज की क्लास की, उसका नाम है ठोस, द्रव तथा गैस पर ताप का प्रभाव, पर ताप का प्रभाव। ये एक टॉपिक है, एक प्रकरण है। पदार्थ एवं उसके वर्गीकरण जो अध्याय है आपका, उसी का एक प्रकरण है, छोटा सा भाग है। इससे प्रश्न जो है बहुत सारे देखने के लिए मिली है, बहुत सारे, अर्थात कि 2-3 बार एग्जाम में रिपीट की गई है ना, प्रश्न को बदल बदल के। आइए उसको ही तो हम लोग आज देखने वाले हैं। आइए कुछ चीज़ें हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, लेकिन हम लोगों ने इसकी थोड़ी बहुत जानकारी जो है एकेडमिक स्तर पर भी हम लोगों ने किया था। मतलब बोर्ड वाइज जब एग्जाम होती थी, चाहे वो 12वीं मतलब 12th में हो, चाहे वो 10th अर्थात 10वीं कक्षा में ही क्यों ना हो। आइएगा तो पहला ये चीज़ देखनी है कि सर कि ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है। कोई ठोस पदार्थ है, वो जो है उसका गलन में जो बदलना होगा वो क्या कहलाने, क्या बदलना है, नहीं मतलब ठोस पदार्थ जो होगी वो द्रव अवस्था में बदलेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, है ना। कभी आप लोग, हम लोग क्या करते हैं, गांव में ये चीज़ों की चर्चा होती है, बातें होती है, क्या होती है सर, कभी कोई बर्फ़ है नहीं, या आइसक्रीम वाला हम लोग के गांव घर घूमने के लिए आती है। जब आइसक्रीम हम लोग अपने हाथ में लेते हैं और सारे लोग आइसक्रीम को अच्छे से खाते हैं, लेकिन कोई घर के कोई एक सदस्य जो उस समय उपस्थित नहीं रहते हैं, उसके लिए आइसक्रीम साथ में लेकर आते हैं। उसे क्या करते हैं हम लोग, कहीं अच्छे से जो है ना सुव्यवस्थित तरीके से रखते हैं, ताकि वो सदस्य आए तो वो इस आइसक्रीम को खा पाए। क्योंकि हम लोगों ने खाया है तो वो भी खा ले, ऐसा हम लोग का भाव रहता है। लेकिन उनका आना अगर 1 घंटे बाद अगर होती है तो क्या होती है, वो आइसक्रीम क्या होती है, ठीक ठोस में
ठोस पदार्थ के रूप में थी, लेकिन वो क्या होती है, गल जाती है, मतलब द्रव अवस्था में आ जाती है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो व्यक्ति जो आते हैं हम उनको बोलते हैं कि आइसक्रीम आपके लिए रखा गया, आप जाकर आइसक्रीम खाइए। तो जब वो आइसक्रीम लेने जाता है, देखता है कि आइसक्रीम तो है ही नहीं, अब तो वो पानी बन चुका है ना, द्रव बन चुका है, तो वो क्या बोलते हैं कि गल गया है, आइसक्रीम क्या हो गया है, गल गया है। तो ठोस का द्रव में बदलना गलनांक कहलाता है ना। तो आइए इसको लिखेंगे, ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, गलनांक। ठोस का द्रव में बदलना गलनांक कहलाता है ना। गलनांक क्या कहलाता है सर, गलनांक कहिए या गलन कहिए, क्या कहिए, गलन कहिए, ये दोनों चीज आपको देखने के लिए मिलेगी। आइए दूसरी चीज है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि द्रव का ठोस में बदलना ये क्या कहलाएगा सर, मतलब पहले से ही वो पानी अर्थात द्रव अवस्था में है, वो ठोस में बदलेगा तो वो क्या कहलाएगा, है ना। हम लोग एक एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं कि पानी मतलब द्रव को हम लोग रखे हैं, उसे फ्रिज में अगर रखेंगे तो द्रव क्या होगी, कुछ देर के बाद क्या होगी, वो बर्फ बन जाएगी, अर्थात वो क्या हो जाएगी, ठोस अवस्था में आ जाएगी। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये जम गई है, क्या हो गई है, जम गई है। तो इससे ये चीज समझ में हम लोग को आई कि कोई अगर द्रव अवस्था में हो, वो ठोस अवस्था में बदल जाए तो उसे क्या कहेंगे, जमना। क्या कहेंगे सर, जमना कहेंगे। नहीं, आइए उसे राइट इट डाउन करते हैं। द्रव का ठोस में बदलना, द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है सर, जमना कहलाता है। क्या कहलाता है, जमना कहलाता है ना। आएगा अब अगर ये चीजें रहे कि कोई गैसीय अवस्था में है, किस अवस्था में सर, गैसीय अवस्था में, नहीं, और वो डायरेक्ट ठोस में बदल जाए, कोई गैस अवस्था में है वो डायरेक्ट क्या हो जाए, वो ठोस अवस्था में क्या हो जाए, बदल जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, है ना। तो कई चीज़ें हम लोग ऐसे भी देखते हैं कि मान लेते हैं क्या कोई चीज़ें ऐसी है जो किस अवस्था में है सर, गैसीय अवस्था में है, और वो अगर ठोस में बदल जाएगी, किस में बदल जाएगी सर, ठोस में। कभी हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल इसका ये ले सकते हैं कि जब हम लोग के यहाँ दिवाली आती थी, बहुत पहले जब आया करती थी, जब हम लोग बच्चे थे, बचपन की स्थिति में थे, नहीं बाल्य अवस्था में थे, तो हम लोग क्या करते थे, एक ऐसी आती थी कि हम लोग क्या करते हैं, कोई बम वगैरह पटाखा वगैरह जो हम लोग कहते हैं वो जब आती थी, उसके अलावा हमारी माता जी लोग क्या करती थी कि हम लोग का फिक्र, उनके द्वारा हम लोग का फिक्र किया जाता था कि कभी ऐसा ना हो जाए कि बारूद को फोड़ने में या पटाखे को या जो है बम को फोड़ने में उसका हम लोग का हाथ ना जल जाए, ना कट जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं कि वो पटाखा के अलावा और भी कुछ खरीद लिया करते थे। क्या खरीदते थे सर, कुछ एक छोटी सी की चीजें रहती थी, मुझे भी जानकारी अच्छे से नहीं है। जब उसमें हम लोग माचिस की तीली लगाया करते थे तो क्या होती थी, वो सांप की अवस्था में आती थी, स्नेक की अवस्था में आ जाती थी, नहीं आती थी क्या। तो वही चीजें थी हम लोग की, वो रहती थी गैसीय अवस्था में, और डायरेक्ट किस अवस्था में बदल जाती थी, ठोस अवस्था में बदल जाती थी ना। तो ये क्या कहलाएगी सर, तो ये डिपोजिशन कहलाती है। क्या कहलाती है, डिपोजिशन। ये याद रखेंगे। लेकिन सर डिपोजिशन का हिंदी क्या होती है, हिंदी से अच्छा होगी क्योंकि उसका हिंदी तरह तरह अन्य जगहों पर अन्य तरीके से प्रयोग की जाती है। तो इंग्लिश वर्ड याद रखेंगे ताकि एक वर्ड से आपका सारा आंसर क्लियर हो जाए। चलिए आइए इसको लिख सकते हैं, गैस का ठोस में बदलना, डायरेक्ट मतलब ठोस में बदलना क्या कहलाएगा सर, डिपोजिशन, DEPO, डिपोजिशन, है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए अब कोई द्रव अवस्था में है और वो क्या हो जाए कि द्रव अवस्था में है सर, और वो गैसीय अवस्था में रह जाए, किस में आ जाए सर, गैसीय अवस्था में, मतलब द्रव जो है वो क्या हो जाए, गैसीय अवस्था में बदल जाए, मतलब द्रव जो है वो क्या हो जाए, वाष्प बन जाए। तो क्या कहेंगे सर उसे, नहीं कौन सी अवस्था करेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे वाष्पीकरण। क्या कहेंगे, वाष्पीकरण। ये एग्जाम्पल भी हम लोग ले सकते हैं। कैसे सर, हमारे गांव में हमारी माता जी जब क्या करती है, जब खाना पकाती है, भोजन पकाती है हम लोगों के लिए, नहीं तो क्या करती है, वो चावल बनाती है, तो जो टाउन और शहर वाले होते हैं वो क्या करते हैं, कुकर में चावल बनाते हैं। लेकिन हम लोग के यहाँ क्या होती है, हमारी माताजी क्या करती है, एक बड़ा सा पतीला रहता है, उसमें क्या करते हैं कि पानी डाली जाती है पहले, फिर चावल डाली जाती है, फिर वो क्या होती है कि वो चावल और पानी क्या होती है वो आपस में मिलती है
और उससे देखिएगा वो पानी जो होता है वाष्प के रूप में बाहर आती है, मतलब बहुत सारे पानी वाष्प के रूप में क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। नहीं, जब वो क्या होती है, वाष्पीकरण, क्या कहलाएगी, वो वाष्पीकरण कहलाती है। नहीं तो एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, कपड़े को धोते हैं, धोने के बाद क्या करते हैं, छत पे या धूप में हम लोग उसे क्या करते हैं, पसारते हैं ताकि वो क्या हो जाए, सूख जाए, है ना। तो देखिएगा उसमें पानी कुछ 1-2 घंटे बाद वो पानी वो सूख जाती है, मतलब पानी जो थी उसमें वो सूख जाती है। कैसे सूख जाती है सर, तो जो पानी थी वो वाष्प में बदल जाती है, वाष्प में बदल जाती है, गैसीय अवस्था में बदल जाती है और वो ऊपर उड़ जाती है और उसमें कोई पानी की वाव नहीं रह जाती है। नहीं तो हम लोग कह सकेंगे कि द्रव जो वाष्प में बदल जाता है ना, उसे वाष्पीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे सर, वाष्पीकरण कहेंगे। आइए इसको लिखते हैं, द्रव का वाष्प में बदलना, द्रव का वाष्प में बदलना, द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है ना। आएगा अब सर कुछ वाष्प में है, वाष्प अवस्था में है ही, अगर वो द्रव में बदल जाए तो क्या कहेंगे। कभी ऐसे हम लोग गौर किए होंगे, क्या किए होंगे सर, कि एग्जाम्पल मेरे जहन में ये अभी वर्तमान समय में आ पा रही है कि पहले होती है, चूंकि ठंड का मौसम तो अभी भी है, लेकिन ये अभी के दिनों में थोड़ी कम हो गई है। लेकिन पहले क्या होती थी, आप लोग अगर अपने बाल्यावस्था के तौर पे जाएंगे, हमारे दादाजी लोग थे, नहीं हमारे दादी माता जी लोग जो रहा करती थी, वो लोग क्या करते थे, ठंड के मौसम में हम लोग क्या करते थे, आग नीचे जलाया करते थे और ऐसे जलाया करते थे कि वो 2-3-4-5 घंटों तक वो आग रहे। उस आग से हम अपने शरीर को क्या करते थे कि सेकते थे, अर्थात हम लोग इसे अपने भाषा में कहते थे, हम लोग क्या करते थे, आग को तापते थे, है ना। उस तापने के क्रम में जब हाथ अपने आगे, हथेली को आगे करते थे, कुछ समय बाद क्या देते थे कि हथेली हमारा भींग गया जाता था। क्या जाता था, भींग जाता था। इसका मतलब क्या है कि वाष्प जो है ना, उससे कुछ भी जला कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें कोई नमी रहती होगी, वो वाष्प बन के जब ऊपर उड़ती थी, हम जब हाथ डालते थे, वो वाष्प कहाँ आती थी, कहाँ आती थी, हमारे हाथ में आती थी। वही वाष्प जो है ना, द्रव अवस्था में आकर हाथ हमारे भींग जाया करती थी। ऐसा, या एग्जाम्पल ऐसे भी ले सकते हैं, अगर देखे होंगे क्या, घर में अगर भोजन वगैरह पकाया जाती है तो उसमें अगर हाथ वगैरह बीच में चले जाती है तो क्या होती है, हाथ सब भींग जाया करती है। ऐसा होता है, नहीं होता है क्या, बिल्कुल होती है सर। तो आइए, वाष्प जब द्रव में डायरेक्ट द्रव में बदल जाएगी तब वो क्या कहलाएगी सर, तो मैं आपको बता दूं वो क्या कहलाएगी सर, संघनन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, संघनन कहलाएगी, है ना। तो लिख देते हैं हम यहाँ पर, नहीं, और आप लोग राइट डाउन कर लिया करेंगे, अच्छे से जो है ना राइट कर लिया करेंगे, ताकि छोटी छोटी चीजें, कहा जाता है क्या, छोटी मगर मोटी बातें, ये छोटी जरूर है लेकिन बहुत ही मोटी मोटी बातें हैं, एक एक चीजों को अच्छे से गहन चिंतन करके क्वेश्चन को बाहर की गई है। और मैं बार बार बोलता हूँ कि हम लोग को पढ़ना वही है जो एग्जाम में आएगी, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिए आया कुछ नहीं, ऐसी नहीं करनी है। अर्थात जो आपका सिलेबस की चीज़ें हैं, जो आपका विषय वस्तु के अंतर्गत जो प्रश्न पूछी जाती है और निरंतर रूप से पूछी जाते आ रही है, नहीं, और जो है उसी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, बारीकी से देखते हैं, है ना। आइएगा चलिए, वाष्प का द्रव में बदलना, वाष्प का द्रव में बदलना, वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है सर, तो मैंने बताया संघनन। क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है। क्या कहलाती है सर, संघनन कहलाती है ना। आइएगा, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो उधर्वपातित पदार्थ है ना। आइए, उधर्वपातित पदार्थ की कुछ 1-2 सूचियां जो होगी, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको देखेंगे। बेसिकली आज की जो क्लास है हम लोगों की, जो चैप्टर हम लोग समाप्त कर दिए हैं, पदार्थ और उसके वर्गीकरण, उससे रिलेट्स रखने वाले और भी जितना प्रश्न मुझे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में और आपके सिलेबस में मुझे समझ में आ पाई है, उन सारे प्रश्नों की सूची को मैं लेकर यहाँ आया हूँ, ताकि एक भी एग्जाम में आपका प्रश्न छूटना चाहे, है ना। आइए, लेकिन है बहुत छोटी बातें, अभी मैंने चर्चा किया था कि छोटी है मगर काफ़ी ज़्यादा मोटी है। आइएगा, चलिए आगे चलते हैं। कुछ उधर्वपातित पदार्थों की सूची हम लोग अब देखते हैं। कुछ नहीं, कुछ उधर्वपातित कुछ उधर्वपातित पदार्थ कौन कौन है सर, आइए लेते हैं एग्जांपल। पहला कपूर आयोडीन लेंगे, कपूर आयोडीन,
दूसरा क्या लेंगे सर, दूसरा एग्जाम्पल लेंगे गंधक ले सकते हैं। क्या लेंगे सर, गंधक ले सकते हैं ना। गंधक, सल्फर भी कभी कभी हम एडजस्ट कर लेते हैं, सल्फर भी कर देते हैं, नहीं सल्फर आएगा, ये चीज़ याद रखेंगे। आइए उसके बाद देखेंगे सर नौसादार। नौसादार ये एग्जाम में कई बार रिपीट की गई है। तो कुछ उदरपातित जो पदार्थ ये सारे हैं और उसमें नौसादार भी। सर नौसादार क्या होता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट फार्मूला एग्जाम में आ गई है, नौसादार का ऑप्शन दे दी गई है। तो फार्मूला होता है NH4Cl। तो ये फार्मूला एग्जाम में कई बार इसका दिया गया है, डायरेक्ट फार्मूला नाम नहीं दिया जाएगा। तो नौसादार बोलते हैं NH4Cl, राइट रहेगा NH4Cl। और जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा उदरपातित पदार्थ है, तो दिया जाएगा NH4Cl ऑप्शन में देगी। तो NH4Cl जो फार्मूला होती है वो किसका होती है, नौसादार का। हम फार्मूला भी लिख देते हैं, ओके आएगा। फार्मूला होती है NH4Cl। चलिए आएगा और याद रखेंगे यहाँ तक है। तो फिर एंथ्रासाइट भी याद रखेंगे, क्या होता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट साइट आइए और देखते हैं। और होती है आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म आइए, और एक बेंजोइक अम्ल भी होती है, बेंजोइक अम्ल होगी, ठीक है। चलिए ये है कुछ उदरपातित पदार्थ, इसकी सूचियां आप लोग याद करके रखेंगे। अब जो है आगे चलेंगे, और भी महत्वपूर्ण बिंदु है, लेकिन कुछ एक छोटी छोटी चीजें हैं जो बिना उसे समझे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि समझ में ना आए। तो उन चीजों को हम लोग देखते हैं। सर क्या है वो पदार्थ वर्धनीय क्या है सर, तन्यता क्या है सर, नहीं ये सारी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। या कठोरता ही क्या है सर, या भंगुरता क्या है, नहीं ये चीज़ों को जानकारी कई लोगों को है भी, कई लोग कन्फ्यूजन भी होते हैं। कन्फ्यूजिंग चीज़ें खैर ये है ही कि सर उदरपातित पदार्थ जो है वो क्या होती है सर, भंगुरता क्या होती है सर, और सर ठोसीय अवस्थाएं में जो चीज़ें होती है उन चीज़ों को किस प्रकार से हम लोग रूपांतरित कर पाएंगे सर, या तन्यता क्या होती है सर, ये सारी चीज़ें। और अगर तन्यता है तो सबसे ज़्यादा तन्य पदार्थ कौन सा है सर, अगर कठोरता की चीज़ें पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ क्या है सर, या कठोर चीज़ों को जो मापते हैं किससे मापी जाती है सर, ये सारी चीज़ों के बारे में है ना आएगा। आइए इन चीज़ों को देखते हैं तो हम लोग लिख पाएंगे। इस साइड लिखने का हम प्रयत्न करते हैं, ठीक है। चलिए इन चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। अभी मैंने क्या बताना चाह रहा था, उदात्त वर्धनीय क्या होगा सर, उदात्त वर्धनीय। आइए इनकी भी देखते हैं हम लोग सूची। आशा करते हैं आपको नीचे ये दिख पा रही होगी, ठीक है। उदात्त वर्धनीय किसे कहेंगे सर, उदात्त वर्धनीय इसे कहेंगे कि जब उदात्त वर्धनीय मतलब उस पदार्थ को कहेंगे जिसे हम पीट रहे हैं बहुत ज़्यादा। कहने का अर्थ है कि उस कोई पदार्थ को रखें उसके जो हथौड़ी से पीट रहे हैं, पीटने के क्रम में वो ना टूटेगी ना फटेगी, अपनी आकृति में बदलाव तो लाएगी, और बदलाव लाकर जानते क्या होगी, वो चादर की तरह बन जाएगी, पतला बन जाएगी। उसी को क्या कहेंगे, उदात्त वर्धनीय। क्या कहेंगे सर, उदात्त वर्धनीय। आइए इसको हम लिखते हैं, अच्छे से लिखने का हम प्रयास करते हैं कि कुछ ठोस पदार्थ, कुछ ठोस पदार्थ, कुछ ठोस पदार्थ दिख रहा है क्या सर, देखिए तो, पीटने पर, टूटने के स्थान पर, टूटने के स्थान पर पतली चादर का रूप ले लेती है, पतली चादर का रूप ले लेती है, उसे क्या कहेंगे सर, उसे उदात्त वर्धनीय पदार्थ कहेंगे। सर कुछ एग्जाम्पल दी जाए ना, आइए एग्जाम्पल देते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे सोना कहेंगे, सोना उदात्त वर्धनीय पदार्थ है। चांदी भी होगी, तांबा होगी आदि, है ना। आइए ये हो गए। अब देखिए एग्जाम में ये चीज़ों को भी देखनी है कि ये तो सर ठीक है उदात्त वर्धनीय कहेंगे सर, कुछ ठोस पदार्थ जिसे पीटने पर, टूटने के स्थान पर पतली चादर का रूप ले लेता है, मतलब पतला हो जाती है, नहीं। और उदात्त वर्धनीय का कुछ एग्जाम्पल दी जाए सर, सोना होती है, चांदी होती है, तांबा होती है, और भी हैं इत्यादि, है ना।
अब एग्जाम में जैसे भी देखने के लिए मिलता है कि सबसे ज्यादा उदात्त वर्धनीय पदार्थ कौन सा है, मतलब सबसे ज्यादा जो अपनी पतली चादर की अवस्था में जो आएगी पीटने के बाद वो कौन सी पदार्थ है सर ना, तो हम कहेंगे कि सोना सर्वाधिक उदात्त वर्धनीय पदार्थ है। सोना जो है सबसे ज्यादा पतली चादर का रूप वो ले लेती है। आइए नीचे वो चीजों को भी हम लोग क्या करें लिख लेते हैं। सोना सर्वाधिक उदात्त वर्धनीय पदार्थ है। उदात्त वर्धनीय पदार्थ है, ठीक है, ये चीजें थी। अब आइए हम लोग देखते हैं तन्यता के बारे में, है ना, कि तन्यता क्या है सर, और तन्यता के बाद देखेंगे भंगुरता क्या है सर, और जो है इसी प्रकार से जो चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए उस चीजों को हम लोग देखेंगे। उदात्त वर्धनीय इसके नीचे भी दिख रही है क्या सर, इसके नीचे नहीं, कोई बात नहीं, डोंट वरी, बी हैप्पी। आइए चलते हैं, उदात्त वर्धनीय हम लोगों ने देख लिया, बिल्कुल इसी के समीप हम आपको बताने वाले हैं किसके बारे में सर, इसके नीचे हम बताएंगे तन्यता के बारे में ना। चलिए सर, तन्यता किसे कहते हैं, तन्यता, तन्यता कहेंगे सर देखिए तन्यता उसे कहेंगे कि वैसी पदार्थ जिनको खींचकर, मतलब तन्यता मतलब तान कर जो लंबी तार का रूप में हम तब्दील कर सके, कोई भी ऐसा पदार्थ हो तो उसे हम क्या कहेंगे सर, तन्यता कहेंगे। और कौन कौन से तन्य पदार्थ है सर, उसका एग्जाम्पल वो भी बताएंगे, और एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछी जाती है उस पर भी बात करेंगे। तो आइए देखते हैं तन्यता कहते किसे हैं ऐसे सर, हम लोग नहीं तन्यता के बारे में पहले समझ लें। कुछ पदार्थों में ऐसे गुण पाए जाते हैं, कुछ पदार्थों में ऐसे गुण पाए जाते हैं, कुछ पदार्थों में ऐसे गुण पाए जाते हैं जिनके कारण या जिनके सहायता से पतले तार बनाया जा सके, ठीक है। आइए जैसे में कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल तन्यता जो, जैसे हम लोगों ने तन्यता देखा कि सर तन्यता कहेंगे किसे, तो कोई भी पदार्थ हो जिसे हम क्या कर सके, मतलब तन नहीं कर सके, मतलब तन्यता के तौर पर ला सके, उसे पतले तार में हम लोग तब्दील कर सके, उसे क्या कहेंगे सर, तन्यता कहेंगे, ठीक है। आइए पहले तन्यता के बाद हम लोग देख लेते हैं भंगुरता है क्या, तब उनकी चीज़ों के बारे में और भी गहनतापूर्वक हम लोग जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग को देखना है लचीलापन किसे कहते हैं सर, लचीलापन किसे कहते हैं सर, नहीं, पदार्थ का वह गुण जिनके कारण पदार्थ पुनः अपनी अवस्था में नहीं आ पाती है, अपनी अवस्था अर्थात स्वाभाविक रूप में नहीं आ सकती है, अर्थात स्वाभाविक रूप में नहीं आ सकती। समझेंगे ये लचीलापन जो है ना, लचीलापन, और लचीलापन के बाद हम लोग देखेंगे कठोरता। ये लचीलापन और कठोरता जो है ना प्रत्येक पदार्थ में होती है, किसी में ज़्यादा होती है लचीलापन और किसी में क्या होती है, बहुत ही कम होती है, या शून्य होती है, नगण्य होती है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन लचीलापन भी होती है सब में। लचीलापन का मतलब हुआ सर क्या, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ पदार्थ है जो इतना लचीला है कि लचल क्या हो गया कि वो लच के कोई दूसरे आकृति में तब्दील हो गया, फिर वह पुनः अपनी आकृति में रिटर्न आ पाएगी नहीं। वही तो हम यहाँ लिखेंगे स्वाभाविक जो उसका अपना गुण था या अपनी स्थिति थी या अपना रूप था, उसमें वो तब्दील फिर पुनः नहीं हो पाएगी। वही चीज लचीलापन क्या है सर, पदार्थ का वह गुण जिनके कारण पदार्थ पुनः अपनी अवस्था अर्थात स्वाभाविक रूप में नहीं आ सकती है ना, अपनी अवस्था में वो पुनः नहीं आ सकती है। इसी चीज़ों को हम लोग को देखनी थी, इसे कहेंगे लचीलापन।
अब आए देखते हैं कि कठोरता किसे कहते हैं सर ना। आइए आप देखेंगे कठोरता कहते हैं किसे हैं सर। ओके, आइए कठोरता के बारे में भी हम लोग जानकारी थोड़ा सा कर ले। हम क्या बताए अभी, कठोरता और लचीलापन क्या होती है, प्रत्येक पदार्थ में होती है। आएगा तो कठोरता प्रत्येक पदार्थ में होती है, में रहती है या होती है, यू कैन से, हम लोग कह सकते हैं। और देखिए एक चीज इसमें ये जानकारी रखनी है कि सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ कौन सा, ये चीज़ अगर जानकारी होनी चाहिए आपको, है ना। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। और आपको ये जानकारी हो, हम लोग पढ़े थे एकेडमिक स्तर पे भी, सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ कौन सा होता है सर, हीरा होता है। क्या होती है, हीरा। हीरा की कठोरता होती है 10। कितनी होती है सर, 10। आइए इसको लिखते हैं, कठोरता कठोरता प्रत्येक पदार्थ में रहती है। एग्जाम्पल देखनी थी ना, ओके, पर लिख देते हैं, हीरा का कठोरता अधिक होता है, अधिक होता है। नहीं दिख रही है, ये नहीं दिखी, ओके, कोई बात नहीं। ये चीज़ें मैंने ये बताया कि कठोरता जो होती है ना, किसका सबसे ज़्यादा होती है सर, हीरा का। किसका होता है, बस हीरा का। ये चीज़ों का आपको जानकारी रखनी थी। चलिए, ये छोटी छोटी की चीज़ें थी, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें थी। इसे हम पहले क्लियर कर ले, बोर्ड क्या नहीं करते हैं, रहने देते हैं ना। आइए कुछ चीज़ों को देखते हैं, बारीकी से जानकारी हम लेते हैं कि अब ये देखनी है हम लोगों को कि एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से पूछी गई है। उस प्रश्नों की सूची में लिखते जा रहा हूँ और साथ में जो प्रश्न पूछी जा सकती है उसकी सूची में लिखता हूँ, और आपको समझाते हुए भी मैं चलूँगा, ताकि आप जो है इस प्रश्न के कठिनाई के दौर से ना गुजरे, है ना। चलिए आइए देखते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम से अपने गुब्बारा देखे हैं, वो हाइड्रोजन और हीलियम से भरा गुब्बारा रहती है, जो छोड़ने के बाद क्या होती है, ऊपर की ओर जाने लगती है। तो वो कुछ दूरी पर जाकर वो फट जाती है। तो कितनी दूरी पर जाकर फटेगी सर, कौन सा ऐसा गैस है जो ज़्यादा दूरी तक उस बैलून को लेकर जा पाएगी या कम दूरी तक लेकर जा पाएगी। इस प्रकार से प्रश्न देखने के लिए मिला। मैं उसे अच्छे से लिखने का प्रयास करता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि हाइड्रोजन और हीलियम से भरा गुब्बारा कुछ ऊंचाई पर जाने पर फट जाती है। अब देखिए, गुब्बारे में हम लोग जानते हैं कि हीलियम ही नहीं, साथ में और भी गैसें भरी जाती हैं। उन चीज़ों के बारे में भी हम जानकारी हम लोग जान रहे हैं। तो सर और कौन सी गैसें, H2 भी भरी जाती है, N2 भी भरी जाती है। आइए उसके बारे में देखते हैं कौन ज़्यादा दूर तक लेकर जा पाएगी बैलून को, है ना। चलिए एक छोटा सा फिगर हम लिखे ताकि आपको समझ में आए। ये गुब्बारा है, मान लेते हैं ऊपर की ओर क्या करेगी, वो जाएगी, छोड़ने के बाद ऊपर ही ना जाएगी, ऊपर जा रही है सर। तो आइए देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा ऊपर जा पाएगी। तो पहले लिखते हैं कि H2 जो गैस में भरेंगे ना, सबसे पहले ये फटेगा। ये क्या होगी, ज़्यादा दूरी तो जाएगी, लेकिन सबसे पहले अगर फटेगी, सबसे पहले फटेगी मतलब क्या, सबसे कम दूरी पर फटेगी। बोथ आर सेम, आएगा लिखते हैं सबसे पहले फटेगी, है ना। और उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं हीलियम। ये सबसे अधिक दूर जाएगी, सबसे अधिक दूरी तय करेगी, ठीक है। और देखो N2 है, ये सबसे कम दूर जाता है, सबसे कम दूर जाएगा। छोटी सी की चीजें थी। आज थोड़ा सा जानकारी लेते हैं हम लोग बारूद से रिलेटेड। एग्जाम में पूछी गई थी कि बारूद जो है वो क्या है, निम्नलिखित में से क्या है, तो वो थी मिश्रण है। इन किसका किसका मिश्रण है, ये दोनों चीज प्रश्न में देखा गया। और ये भी देख लेंगे साथ में कि बारूद का आविष्कार किसने किया, बारूद की खोज किसने किया, ये सारी चीजें, ठीक है। चलिए बारूद के बारे में देखते हैं। बारूद जो है, बारूद की जो खोज है, बारूद की क्या है सर, खोज किसने किया है बारूद का सर, तो बोलेंगे रोजर वेलन ने, ठीक है। और बारूद की, अब देखिए ये चीज देखने की, बारूद क्या है, अभी मैंने बताया मिश्रण, क्या है, बारूद मिश्रण है। लेकिन किसका किसका मिश्रण है सर, तो बोलेंगे चारकोल का, साथ में गंधक का, और सोडा बोल सकते हैं, एक सोडा होती है उसका मिश्रण, ठीक है, का मिश्रण। चलिए
ये चीज़ें हैं बारूद से रिलेटेड, ठीक है, इतनी सी। हाँ चलिए, ये सारी चीज़ आप लोगों ने देख लिया। अब पदार्थ देखते हैं, छोटी छोटी सी और चीज़ है कि पदार्थ और उसका गलनांक देखते हैं हम लोग, ठीक है, क्वथनांक देख लेंगे साथ में, ठीक है। आइए देखते हैं। इसके अंदर ये है पदार्थ की सूची, इस साइड लिखेंगे, ठीक है, और इधर देख लेंगे क्वथनांक, उसका क्वथनांक होता कितना है। तो पदार्थ हम लेकर देखते हैं, पहले चलते हैं शुद्ध पानी। शुद्ध पानी एक पदार्थ लेते हैं, और शुद्ध पानी का सर कितना होता है सर क्वथनांक, तो बोलेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। ये सेल्सियस डिग्री के बारे में, केल्विन के बारे में, है ना, फ़ारेनहाइट के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में गहन जानकारी मैंने पिछले वीडियो में इन चैप्टर के, चूंकि वो थी टॉपिक तो मैंने बताया था। छोटी सी चीज़ें यहाँ है, क्वथनांक से रिलेटेड आया, उसको देखते हैं। पदार्थ की जो शुद्ध पानी जो होती है उसका क्वथनांक कितना होता है सर, तो बोलेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पहला, और दूसरा देखनी है कि अशुद्ध पानी का कितना होता है सर। अशुद्ध पानी, अशुद्ध पानी का भी यही होती है, 100 डिग्री सेल्सियस ही होती है। तीसरा देखेंगे कि भारी जल, और भारी जल का एक फार्मूला भी याद रखना कि भारी जल का फार्मूला होता है D2O। क्या होती है, D2O। तो भारी जल, भारी जल D2O, इसका कितना होता है सर, तो बोलेंगे इसका थोड़ी सी ज़्यादा होती है, 101 डिग्री सेल्सियस। याद है, एग्जैक्ट पूछी जाती है। चौथा बोलेंगे एक ईथर होता है, उसका याद रखिएगा, पूछेगी ये सर, ईथर जो होती है उसका क्वथनांक कितना होती है, तो उसका बहुत ही कम होती है, 34 डिग्री होती है सेल्सियस, ठीक है। इतने से की जानकारी आपको छोटी छोटी चीज़ें थी रखनी थी। आइए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, मुझे ये क्लीन करनी पड़ेगी आपकी इस बोर्ड को, ठीक है। एक सेकेंड। और बारीकी, चूंकि देखिए बार बार हम रिपीट करते हैं, और थोड़ी सी दिक्कतें परेशानी, क्लास तो रेगुलर होगी, क्लास में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन प्रत्येक विषय का क्लास रेगुलर रूप से हम लोग जो है, थोड़ी हो सकती है 1-2 दिन का समय लग पाए, लेकिन हाँ क्लास आपकी चल रही है। क्लास प्रत्येक सब्जेक्ट की क्लास आपकी रात वाली, इवनिंग वाले भी हो रही है, टेस्ट भी है, टेस्ट भी प्रारंभ है, टेस्ट चलते जा रही है, नोट्स भी आपको प्रोवाइड करते जा रहे हैं हम लोग, और क्लास भी निरंतर रूप से पर डे मॉर्निंग वाले भी हो रही है और इवनिंग वाले भी होती है। ऐप पे तो निरंतर क्लास चल ही रही है, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें और ये कुछ आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज़ है, वो आप लोगों के समक्ष कुछ समय लग सकता है। कुछ समय इट मीन्स कि 1 सप्ताह लग सकती है, उससे ज़्यादा तो नहीं लगेगी। उसके तुरंत बाद कुछ आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, तो आप लोग भी जो है ये चीज़ों को देखकर सुनकर झूम उठेंगे। खास करके वो लोग जो ऐप पर हम लोगों से जुड़े हुए हैं, ऐप पर एडमिशन उन्होंने करा लिया है ना, तो उन लोगों के लिए, बाकी सारे लोगों के लिए तो खैर है ही। आइएगा चलते हैं, इन चीज़ों को देखकर कुछ चीज़ें जो है उसके बारे में भी जानकारी हम लोग गहन जानकारी देखने का, लेने का प्रयास करते हैं। आइएगा, जानकारी लेने का हम लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए, कुछ चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण बिंदु है, डायरेक्ट एग्जाम में टैली की गई है प्रश्न, तो उस चीज़ों को हम लोग देखते हैं। आइए, पहला प्रश्न जो हम लोग देखेंगे, जो बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु है, वो चीज़ है क्या सर, तो याद रखिए क्या जानते हैं कि बेंजोइक एक अम्ल होता है। क्या है, एक बेंजोइक अम्ल है। बेंजोइक अम्ल का जो उपयोग करते हैं ना, वो खाने वाले पदार्थों में करते हैं, खाद्य पदार्थ में करते हैं, ताकि पदार्थ क्या हो, अधिक स्वादिष्ट भी हो जाए और खराब भी पदार्थ ना हो, दूषित भी ना हो, इसलिए किसका प्रयोग करते हैं, बेंजोइक अम्ल का उपयोग या प्रयोग कर सकते हैं। नहीं, खाद्य पदार्थों में किए गए खाद्य पदार्थों के संरक्षण, मतलब खराब होने से बचाने के लिए, के संरक्षण हेतु करते हैं, ठीक है। दूसरा, इसके पहले वाले वीडियो में अच्छी जानकारी हम लोग किए थे किसका, समुद्री घास के बारे में। नहीं, और समुद्री घास से जो है ना, लेविनेरिया से, जो लेविनेरिया नाम का एक समुद्री घास है, उससे हम लोग आयोडीन प्राप्त करते हैं, बताए थे हम आपको, ठीक है। समुद्री घास लेविनेरिया से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। आइए, और सबसे पहली जो है हल्की गैस है उसके बारे में देखेंगे, और फिर कौन सी बारीक गैस है उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद थोड़ी सी जानकारी इसके भी हम लोग लेने का प्रयास करते हैं। तो लिखेंगे प्रथम
सबसे हल्की गैस कौन सा है सर? तो बोलेंगे हाइड्रोजन, से H2 के नाम से भी जानते हैं हम लोग, है ना। और द्वितीय सबसे हल्की गैस कौन सी होगी सर? तो बोलेंगे हीलियम। क्या होगी सर? हीलियम होगी। और हीलियम को और एक नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं H और E है। आइए आगे चलते हैं। अच्छा, वायुयान, जो वायुयान होते हैं उसके टायरों में कौन सा गैस भरी जाती है उसके बारे में देखते हैं। वायुयान के टायरों में भरी जाती है कौन सी गैस भरी जाती है सर? तो बोलेंगे हीलियम। कौन सी भरी जाती है? हीलियम। क्यों सर? क्योंकि ये द्वितीय सबसे हल्की गैस है, इसलिए। अच्छा सर, गुब्बारों में जो ज़्यादातर गुब्बारों में क्या भरी जाती है? सबसे सस्ते में भी आ जाती है, वो हीलियम ही होता है, ठीक है। इसे भरने का तो वो सस्ता नहीं भरा जाता है। गुब्बारों में भरी जाती है, क्या भरी जाती है सर? हीलियम ही भरी जाती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और रखेंगे कि हम लोग हॉस्पिटल में देखते हैं कृत्रिम रूप से क्या करते हैं, रोगियों को एक जो है ना ऑक्सीजन दी जाती है, रखी जाती है। तो उस ऑक्सीजन को, कौन सा ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन के नाम के बारे में हम लोग जानते हैं वो ऑक्सीजन है कौन सा, ठीक है। और वो प्रश्न इस प्रकार से आती है कि कृत्रिम रूप से सांस लेने के लिए हम लोग जो है किसका प्रयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं। इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोग याद रखेंगे। याद क्या रखेंगे सर? कि कृत्रिम रूप से सांस लेने में जो गैस का उपयोग करते हैं, नहीं है, सांस लेने के लिए जो उपयोग करते हैं वो कौन सी होती है सर? वो O2 और He के मिश्रण का बना हुआ गैस होता है। उसमें हीलियम भी होती है, साथ में द्रव्य अवस्था में तब्दील करने के लिए O2 भी होती है, ठीक है। तो हम लोग आइए उसके बारे में देख रहे थे कि कृत्रिम रूप से सांस लेने के लिए, और ये ज़्यादातर हॉस्पिटल अस्पतालों में प्रयोग की जाती है ना, लेने के लिए कहाँ पे प्रयोग की जाती है सर? तो पहले लिख लेते हैं कि O2 प्लस क्या होती है? हीलियम, He होती है। उसकी कहाँ पे प्रयोग होती है? अस्पताल में प्रयोग करते हैं सर, ठीक है। ये चीज़ है। आइए और कुछ देखते हैं कि समुद्र की गहराई पर जाने पर कौन सा गैस मिलेगी, फिर अधिक गहराई पर जाने पर क्या मिलेगी। ये चीज़ें हम लोग को देखनी है समुद्र के रिलेटेड, ठीक है। और इथाइल मार्केप्टन जो चीज़ें होती है, एक एग्जाम में ये भी प्रश्न आई थी कि जो हम लोग घर में जो LPG गैस का प्रयोग करते हैं तो उस गैस में जो है कुछ भी उसमें गंध नहीं होती है, लेकिन हम लोग को जानकारी कैसे होगी कि उसमें मतलब गैस हमारी लीक कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो इसके लिए उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डाली जाती है। उन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसका नाम होती है इथाइल मार्केप्टन। क्या नाम होती है सर? इथाइल मार्केप्टन होता है वो ना। तो इथाइल मार्केप्टन के बारे में हम लोग थोड़ी सी गहन जानकारी लेने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए आइएगा। कहाँ पे आए? यहीं पे एडजस्ट करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। चलिए, समुद्र में कम गहराई पर कितना होती है सर? तो बोलेंगे क्या मिलेगी हम लोग को? O2 प्लस N2 मिलेगी, या याद रखेंगे। और अधिक गहराई पर, किसमें? समुद्र में अधिक गहराई पर क्या मिलने वाली सर? बोलेंगे O2 प्लस He मिल जाएगी, ठीक है। और फुटबॉल में भरी जाने वाली गैस कौन सा है सर? फुटबॉल में N2 को भरी जाती है, मतलब N2 को, ठीक है। आइए इस क्वथनांक को इस जगह लिखते हैं। इस क्वथनांक की सूची इधर बना दिया गया है ना। इसको इस साइड लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखेंगे, कुछ नोट लिखेंगे, हम लोग नोट डाउन करेंगे, कुछ नोट इट डाउन करने वाले हम लोग, ठीक है। लेकिन उसके पहले ये चीज़ देखनी है कि अभी मैंने क्या बताया था कि घरेलू जो गैस होती है, जो घर में हम लोग भोजन पकाने के लिए प्रयोग करते हैं जिस गैस का, उस गैस में अपनी गंध नहीं होती है। तो उसमें गंध डाली जाती है एक्स्ट्रा। जो हम लोग गैस जो नहीं बोलते गैस लीक कर रही है, क्या गैस की गंध आ रही है, तो जो गंध आ रही होती है ना, वो गैस की गंध नहीं होती है। उस गैस में हम लोग गंध डालते हैं। चूंकि बात यह है कि जो LPG गैस जो घर में प्रयोग करते हैं उसमें अपना गंध नहीं होती है, वो गंधहीन होती है। लेकिन उसको गंध हम लोग डालते हैं इसलिए कि गैस अगर लीक करे तो हम लोगों को जानकारी उसकी अच्छे से हो सके, आभास हो सके, इसलिए उसमें एक
अलग से गैस डाली जाती है कि हम लोग को वो गंध दे सके, जिसका नाम होती है इथाइल मार्केप्टेन। क्या नाम होती है सर? इथाइल मार्केप्टेन नाम होती है ना। तो आएगा उसको हम लोग लिखते हैं। पहले एक चीज बता दें आपको कि फुटबॉल में जो हम लोग क्या जो भरते हैं गैस वो कौन सी होती है। तो अभी मैंने चर्चा किया था कि फुटबॉल में जो फुटबॉल में जो भरते हैं वो N2 होती है। क्या होती है सर? N2 होती है ना। तो यहाँ लिखते हैं कि फुटबॉल में कौन सी गैस भरती है सर? भरा जाता है तो N2। कौन सा भरा जाता है? N2। तो LPG में गंध के लिए घरेलू जो घरेलू गैस होती है, मतलब LPG जो गैस होती है, इसमें गंध जो लगाते हैं हम लोग, तो गंध के लिए क्या डालते हैं? तो बोले सर अभी तो आपने बताया था कि इथाइल मार्केप्टेन। क्या बताया था सर? इथाइल मार्केप्टेन। ओके, ETHYL, इथाइल मार्केप्टेन। इथाइल मार्केप्टेन हिंदी में लिख लेंगे अगर कठिनाई हो रही होगी, ठीक है। और ये इथाइल मार्केप्टेन है ना, ये यौगिक है। किसका सर? ये सल्फर का यौगिक है। किनका यौगिक है? ये सल्फर का यौगिक है। कौन सर? ये जो LPG में हम लोग प्रयोग करते हैं इथाइल मार्केप्टेन ना, तो ये एक यौगिक है। किसका सर? और ये है सर, भी मैंने चर्चा किया कि ये किसका यौगिक है? सल्फर का। किसका है? सल्फर का ना आएगा। तो ये LPG जो है, जो गंध देने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं इथाइल मार्केप्टेन, जो इथाइल मार्केप्टेन है वो है किसका यौगिक सर? तो यहाँ पर अच्छे से लिखना है इसको, ये यौगिक है। किसका यौगिक है? तो ये सल्फर का है। किसका है सर? सल्फर का। और कॉपी को अच्छे से लिखेंगे, नोट्स खुद के हाथ से बनाएंगे ताकि आपको पढ़ने में, याद करने में कोई कठिनाई ना हो, है ना। तो ये चीज़ों को देखकर हम लोग लेकर चलेंगे। आप लोग जब मैं बताता हूं तो ऐसा नहीं कि फ़ोन लिए या फिर जिसमें भी आप लोग अपना क्लास, ऑनलाइन क्लास को अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे, या फिर अपने सामने जो सिस्टम लेके बैठे होंगे या फ़ोन होगी उसमें हम फोन वीडियोज़ देख लिए, क्लास हो गया, ऐसे नहीं करनी है। हम बार बार बोलते हैं कि आप भी मेहनत करेंगे और जो अपना गवर्नमेंट सीट पक्का करेंगे, अपने मन पसंदीदार जो कॉलेज होगी उसको वो प्राप्त कर पाएंगे, उसमें वो अपना एडमिशन ले पाएंगे। और वो भी वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। ऐसा थोड़े ना है कि आपके पास जो है पूरे दिन में 28 से 30 घंटा हो, उनके पास 28 से 3 घंटा होती है और आपके पास मात्र 24 होती है। ऐसा है क्या? नहीं सर, उसके पास भी 24 घंटे का ही समय है और आपके पास भी कुल 24 आवर मतलब 24 घंटे का ही समय है। तो मेहनत जब कर ही रहे हैं तो क्या होंगे? सफल होना चाहेंगे हम लोग, नहीं होंगे क्या? तो क्या ही फायदा, पढ़ भी रहे हैं, समय भी दे रहे हैं, मतलब सिर्फ नाम का नहीं पढ़नी है। क्योंकि आप लोग पढ़ते तो मेरी जिम्मेदारी भी आप लोगों के प्रति क्या होती है? चरम सीमा को पार करते हुए जाती है ना। तो हम चाहेंगे कि हम मेहनत जितना आपके लिए करते हैं उतना मेहनत अगर आप कर देना तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे, उसमें कोई कठिनाई, कोई दोहराई नहीं है। लेकिन उतना मेहनत आप कर दे तब, यहाँ तक कि ये भी मैं बार बार कहता हूँ कि आप उतना भी मेहनत ना करें, उसका जो है कि आधा हिस्सा जितना मैं मेहनत करता हूँ उसका आधे हिस्से भी मेहनत अगर आप लोग अच्छे से बारीकी से कर लेते हैं तो एक गवर्नमेंट सीट पक्का हम लोग कर पाएंगे अपने एग्जाम में। क्योंकि सर मैं आपको बताता हूँ कि मात्र आपके एग्जाम में आपको 55% मार्क्स लाना है। मतलब आपके एग्जाम में कुल मिला के प्रश्नों की संख्या कितनी रहती है सर? तो कई बार चर्चा मैंने किया है, सिलेबस भी डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, सिलेबस देख लेंगे अच्छे से। तो मैं बता दूं कि आपके एग्जाम में कुल मिला के क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहती है वो 90 रहती है, 90 रहती है। ईच क्वेश्चन आर 5 मार्क्स। प्रत्येक क्वेश्चन कितने कितने नंबर की होती है सर? 5 मार्क्स की होती है। तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे, हमको कितने से करेंगे? 90 से करेंगे। तो 9 गुना 50, 90 गुना 5 तो 450, मतलब 450 मार्क्स। कुल मार्क्स कितना है आपका? तो 450 नंबर है सर। और 450 नंबर में से आप विश्वास नहीं करेंगे, आप मात्र 250 नंबर लाएंगे ना, मात्र 250, मतलब कि 53 से 54% नंबर ही लाएंगे। एक आप अपने जो भी मन में आपके जो सघन में जो भी कॉलेज चल रही है उसमें निश्चित रूप से आप एडमिशन ले पाएंगे, है ना। और खैर मैं आपके साथ तो हूँ ही, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखेंगे, अपने धैर्य को नहीं खोएंगे, धैर्य बनाए रखेंगे। थोड़ा सा समय आप हमको देंगे, 1 हफ्ते का क्लास सारे सर जो है बारीकी से प्रत्येक सब्जेक्ट का आपका निरंतर रूप से लेंगे। कठिनाई के दौर से नहीं गुजरनी है। कहा जाता है क्या कि धैर्य का जो फल होता है वो क्या होती है? मीठा होता है। यहाँ का जो फल होगी स्मार्ट गुरु का वो मीठा नहीं होगी, वो बहुत ही ज़्यादा मीठा होगी, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे? थोड़ा सा धैर्य बनाए रखेंगे और क्लास को निरंतर रूप से करेंगे। क्लास आपकी रुक नहीं रही है, टेस्ट में जो है भाग लेंगे, चूंकि उसमें वो प्रश्न नहीं दी जाती जो एग्जाम में पूछी जा सकती है या फिर जो पूछी जा चुकी है। तो वहां से आप अपने एग्जाम को जज कर पाएंगे और साथ में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रखेंगे
जब पढ़ ही रहे हैं तो एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। कहा जाता है ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो हम लोग को छोड़ना नहीं है, गवर्नमेंट सीट पक्का करनी है ना। और आपको जो है शुभकामनाएं हमेशा मेरी तरफ से रहेगी ही, स्मार्ट गुरुकुल की तरफ से रहेगी कि आप लोग निश्चित रूप से सफल हो पाएं। और आशा करेंगे कि आप लोग जो है, अभी मैंने जो कहा कि धैर्यवान बनिए, है ना, तो धैर्यवान तो थोड़ी सी बननी ही है ना। चलिए, बाकी अपने पढ़ाई को निरंतर रूप से आगे बढ़ानी है। धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए स्मार्ट गुरुकुल और करिए अपने बिहार पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।